बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम शरीफ। जी बेटा जी, कोई बात पूछनी है? तो बेटा अभी जो आज हमने अपना नॉलेज पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो ये हमारे नॉलेज का टाइटल है, नेम है, और इसमें जो हमने एसएलओ कवर करना है उस एसएलओ की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, जिसमें क्या लिखा है, मैं बोल रहा हूं इसको। स्टेट दैट देयर इज अ यूनिवर्सल स्पीड लिमिट फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये हमारे पास जो यहाँ पे जो एसएलओ है, इस एसएलओ की थोड़ी वजाहत मैं आपको कर दूं कि यहाँ पे जितने भी मटीरियल ऑब्जेक्ट हैं, मटीरियल ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं? जिनकी कोई मैस होती है, जिनकी कोई मैस होती है उन्हें आप मटीरियल ऑब्जेक्ट का नाम देते हो। तो जितने भी मटीरियल ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो स्पीड है उस पे कायनात ने एक अपर लिमिट लगा दी है। कायनात ने क्या किया है? एक अपर लिमिट लगा दी है कि तमाम मटीरियल ऑब्जेक्ट उस अपर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और वो जो अपर लिमिट है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप लोग पढ़ चुके होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने यही चीज डिस्कस करना है कि ये अपर लिमिट जो लगी है इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस बात के, इस एसएलओ के, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे बेटा ये जो एसएलओ है इसको अगर डेप्थ में स्टडी करना है तो उसके लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपके लेवल पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम डिस्कस नहीं करेंगे और ये स्पेशली इस एसएलओ के अंदर मेंशन भी है, तो हमने जनरल वे से इस एसएलओ को स्टडी करना है ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहां पे एक यूनिवर्सली स्पीड की लिमिट है। तो वो आइए उसको देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट आप चुके जानते हो बेटा कि लाइट को हम एनर्जी की शक्ल कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है, ऐसी एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब है देखने का एहसास पैदा करती है। लाइट एक एनर्जी है जो क्या करती है बेटा? आपको देखने का एहसास पैदा करती है। अच्छा, अब जो लाइट है इसका मतलब अगर ये एनर्जी है तो इसमें मॉडर्न जो थ्योरी है इसके बारे में, जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। किस पे कंसिस्ट है? एनर्जी पार्टिकल्स। और उन एनर्जी पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, जो कि आप हायर लेवल पे जाके डिस्कस करोगे। एनर्जी पार्टिकल्स इसके अंदर हैं और ये एनर्जी पार्टिकल्स हमारे फोटॉन्स कहलाते हैं। लाइट फोटॉन्स की शक्ल में ट्रेवल करती है और ये मैसलेस पार्टिकल हैं, इनकी मैस नहीं होती, दे आर मैसलेस। ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। क्या है बेटा? ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ये मैसलेस पार्टिकल हैं, एनर्जी पर मुश्तमिल होते हैं। ये तो भी आपने लाइट के हवाले से बात की। अब ये जो फोटॉन्स हैं, जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, दे ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड, जिसकी वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में इतना ज्यादा मीटर कवर किए जाएंगे। और अगर किलोमीटर में देखो, किलोमीटर पर सेकेंड में देखो तो ये कितनी है बेटा? ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही हाई स्पीड है। लाइट बहुत ही हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। तो ये थोड़ा सा अभी मैंने आपको लाइट के बारे में बताया, और दूसरा जो है इसकी स्पीड की जो वैल्यू है उसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब अगला जो एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लाइट है इसकी जो स्पीड है इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी स्पेस में ये एक फिक्स वैल्यू के साथ ट्रेवल करती है। और ये फिक्स वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। अच्छा, अब
यूनिवर्सल कांस्टेंट हम इसको कहते हैं। वो किस सेंस में कहते हैं, वो सेंस भी मैंने यहां पे लिखी हुई है कि ये आजाद है, ये इंडिपेंडेंट है। किन चीजों से? सोर्स ऑफ लाइट की मोशन और ऑब्जर्वर की मोशन से, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। मोशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट या फिर मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, इन दोनों चीजों से आजाद है। क्या मतलब है? लाइट के सोर्स की मोशन से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बेटा, कि अगर हमारे पास कोई भी एक बल्ब है और उसमें से लाइट निकल रही है और हम क्या करते हैं कि मूव करना शुरू कर देते हैं, उस बल्ब को बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करवाते हैं और एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़े होके उसमें से निकलने वाली लाइट की स्पीड मेजर करता है, तो वो स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो स्पीड क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड ही रहेगी। या फिर क्या होता है कि लाइट सोर्स रेस्ट पे है, बल्ब रेस्ट पे है, उसमें से लाइट निकली है और एक ऑब्जर्वर बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करता है और वो क्या करता है, वो यहां पे लाइट की स्पीड को मेजर करता है, लेकिन अगेन उसको जो रिजल्ट मिलते हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेंगे जैसे कि अगर वो नहीं मूव कर रहा था। और वो वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगी। तो बेटा एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऑब्जर्वर या सोर्स की मोशन से आजाद है। लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता। रूटीन में सपोज करो आप खड़े हो और रोड पे खड़े हो, एक गाड़ी में खड़े हो आप, और आपके पास से कोई गाड़ी मूव करती है और आप उसकी स्पीड को देखते हो। सपोज करो कि उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ये आपने उस वक्त मेजर की जब आप क्या है, रेस्ट पे हैं। अब अगर आप ही मूव करते हो, उसकी तरफ मूव करते हो, सपोज करो कि आप 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उसकी तरफ जाते हो, तो क्या अब भी आपके लिए उसकी स्पीड 60 होगी? नहीं बेटा, अब आपके लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नहीं है। अब कैसे निकालेंगे वो आगे जाके आप अंडरस्टैंड कर लोगे जब आप 10th में जाते हो, जैसे आगे जब डिस्कशन होगी। तो ये याद रख लो कि जब भी इस तरह का केस होगा कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी मूव कर रहा हो, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही तो फिर ऑब्जर्वर की स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड में से माइनस हो जाएगी। तो जो चीज मूव कर रही थी उसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर। और ऑब्जर्वर की अपनी स्पीड कितनी? 40। तो अब 60 में से 40 को माइनस किया जाएगा और स्पीड कितनी बनेगी? 20 किलोमीटर फी घंटा बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो स्पीड में क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। ये वाली बातें लाइट पे अप्लाई नहीं होती। ये वाली बातें लाइट पे अप्लाई नहीं होती कि चाहे कोई ऑब्जर्वर मूव करे चाहे रेस्ट पे हो, हर केस में हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। बेटा मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा, अभी आपने क्या सीखा? यहां पे आपने ये सीख लिया कि लाइट की स्पीड यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लाइट है क्या और उसकी स्पीड क्या बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। जी बेटा जी। एक्सक्यूज जी मेरा बेटा। प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर। जी बेटा पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर यहाँ स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आ रहा। यहां से स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आ रहा बेटा। मैंने ये कहा है, सबसे पहले मैंने लाइट को समझाया बेटा, लाइट क्या चीज है। तो मैंने ये लिख भी दिया है कि लाइट बेसिकली एनर्जी की एक शक्ल है और एनर्जी की ऐसी शक्ल है जो कि देखने का एहसास पैदा करती है। सेंसेशन ऑफ विजन, चीजें आपको नजर आती हैं तो वो कौन दिखा रहा है? वो लाइट दिखा रही है। और ये तो मैंने लाइट को थोड़ा बताया। फिर मैंने थोड़ी सी एक और मजीद एडिशनल बात बताई यहां पे कि लाइट जो है ये अभी आगे जाके जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे जाके ये डिस्कशन होगी। यहां पे सिर्फ आपको भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि लाइट एनर्जी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स। ये प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी हुई है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ
एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पार्टिकल्स, जो कि मैसलेस होते हैं, उनकी मैस नहीं होती, वो एनर्जी है। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो ये एनर्जी पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे होती हैं, जिनका नाम क्या है बेटा? फोटोन। इन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। तो बेटा लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स विच आर एनर्जी पार्टिकल्स, दे आर नॉट मैस पार्टिकल्स। ये मैस पार्टिकल्स नहीं है, मैस पार्टिकल्स भी मटीरियल पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी है। जी बेटा आगे आगे कोई पॉइंट है तो पूछ लो। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे समझाया कि लाइट की जो स्पीड है वो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। चाहे आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट मूव कर रहा हो, उसमें से लाइट निकल रही हो और आप उसकी स्पीड को मेजर करो, तब भी स्पीड इतनी आएगी। या फिर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट रेस्ट पे है और तब आप स्पीड को मेजर कर रहे हो, तब भी सेम रहेगी। यानी एक बल्ब है, चाहे वो रेस्ट पे है, उसमें से लाइट निकल रही है और आप उस लाइट को क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, तो उसमें कोई आपको तब्दीली महसूस नहीं होगी। या फिर अगर बल्ब मूव भी करता है तब भी आपके पास स्पीड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या है फिर? कि जो लाइट की स्पीड है वो सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स की मोशन पे डिपेंड नहीं करती। बेटा मेरी ये बात समझ आ गई है फातिमा आसिफ? बेटा जी क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट भी सीख लें बेटा। दूसरे पॉइंट में क्या है कि यहां पे जो अगर ऑब्जर्वर के लिहाज से बात करें कि जो लाइट की स्पीड को मेजर कर रहा है उसे आप ऑब्जर्वर कहोगे, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। तो अब अगर आपके पास ऑब्जर्वर मूव करता है और आपका जो लाइट बल्ब है वो रेस्ट पे है, उसमें से लाइट निकल रही है, लाइट तो ट्रेवल करेगी, लेकिन आप भी अगर मूव करते हो, हाई स्पीड के साथ मूव करते हो और लाइट की स्पीड को मेजर करते हो, तो आपके पास जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो सेम बिल्कुल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। बेटा मेरी बात क्लियर हो गई है फातिमा? यस। चलो बेटा नेक्स्ट अगली स्लाइड पे आते हैं। अभी हमने दो एस्पेक्ट सीखे। एक ये कि लाइट है क्या? लाइट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का एहसास पैदा करती है लाइट। और दूसरी बात आपने ये सीखी कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या है बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो दो बातें आपने सीख ली। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारे एसएलओ की मेन डिमांड है, जो एसएलओ के अंदर लिखा हुआ है, हम अब उस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो क्या है बेटा? कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बेसिकली जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, आप डेली लाइफ में देखते हो, गाड़ियां चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, इवन आप साउंड के बारे में भी कहते हो, ये भी इसकी भी कोई स्पीड होती है। तो जितनी भी चीजें आपके सामने ट्रेवल कर रही हैं वो बहुत ही लो स्पीड के साथ मूव कर रही होती हैं। अगर लाइट की स्पीड के साथ उनको कंपेयर करें ना, तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, जबकि हमारे पास जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, गाड़ियां हैं, जहाज हैं, उनकी स्पीड मैक्सिमम भी कितनी होगी? 0.1 किलोमीटर पर सेकंड या 0.2 किलोमीटर पर सेकंड, इस लेवल की होगी। यानी कंपैरिजन ही कोई नहीं है। लेकिन अब यहां पे हमने क्या बात कर रही है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये इनकी स्पीड बढ़ती जाए तो ये लेकिन इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे पहुंच जाएं कि ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब भी चले जाएं, तो ये स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी इनके ऊपर अपर स्पीड पे अपर एक लिमिट आ गई है, उससे ज्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है और आपके लेवल पे ये बातें हमने डिस्कस नहीं करना। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा आपको। ये मैंने लिखा भी है कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट से ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। उस ज्यादा की बात तो भी बेटा दूर की है, मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी मूव नहीं कर सकते। यहां पे तो मैंने फास्टर लिख दिया है ना कि उससे ज्यादा स्पीड पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बल्कि यहां पे क्या कहना चाहिए कि मटेरियल ऑब्जेक्ट इस स्पीड ऑफ लाइट वाली वैल्यू को क्रॉस
नहीं कर सकते, उसके बराबर भी नहीं जा सकते। अब बराबर ना जाने की वजह वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डेली लाइफ में तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्पीड बहुत ही लो होती है स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, लेकिन अगर इनकी स्पीड बढ़ती जाए तो क्या होगा, ये अब हम डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जा रही और इसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल, बराबर नहीं हुई अभी उसके करीब करीब चली गई है, तो उस केस में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की मैस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, जो कि आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस नहीं करना। तो मैस जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेटा, उसको अगर मूव करवाना चाह रहे हो तो मूव करवाने के लिए एनर्जी भी आपको ज्यादा देना पड़ेगी, पुश भी ज्यादा देना पड़ेगा बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर मैस बढ़ती जा रही है तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो स्पीड के बढ़ने के साथ आइंस्टाइन कहता है कि मैस इंक्रीज होती चली जाती है, तो मोर एंड मोर एनर्जी वी हैव टू सप्लाई। अगर आप ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट पे लेके जाना चाह रहे हो कि उसकी स्पीड कितनी हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उस वक्त उसकी मैस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट मैस को मूव करवाने के लिए हमें इन्फिनिट एनर्जी रिक्वायर्ड है। इन्फिनिट का मतलब क्या है जी बेटा, इतनी ज्यादा कि वो मेजरेबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि वो मेजरेबल ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी हो और हम एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट पे ले जाएं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात आपने सीख ली बेटा कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनलिमिटेड एनर्जी देना पड़ेगी, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बेटा। बेटा फातिमा ये बात समझ आ गई आपको? सर कोई डेली लाइफ की एग्जांपल है? बेटा डेली लाइफ की बात नहीं है ये असल में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप मुझे बताओ डेली लाइफ के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनकी तो स्पीड ही बहुत कम होती है। मैंने अभी बताया अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसको कंपेयर करो तकरीबन 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा जब स्पीड बहुत ही कम होती है, इतनी कम है कि स्पीड ऑफ लाइट के सामने बिल्कुल है तब कोई ना होने के बराबर है, तो ऐसे केस में मैस में कोई चेंज नहीं आती। आइंस्टाइन कहता है मैस में कब चेंज आएगी, जब मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो, इतनी हाई कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब चली जाए। अगर यहां पे अगर आप लिखते हो उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मैं कहता हूं अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनकी स्पीड अगर देखें तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है वो, रिजल्ट किधर है जी, ठीक है जी बेटा। तो ये जरा देखें कि जो हमारे पास यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। हमारे जो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो हमें गाड़ियां वगैरह जहाज वगैरह नजर आते हैं, उनकी स्पीड तो बहुत ही कम है, 0.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ना होने के बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के सामने। लेकिन अगर आप लेते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दे कैन मूव विद अ वेरी हाई स्पीड, इतनी स्पीड होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब कंपेयर किया जा सकता है। तकरीबन 1 × 10⁻⁶ अगर 6 हो जाती है तो ऐसी स्पीड को आप क्या कहोगे, ये कंपेरेबल है। हाँ जी 10⁻⁶, ये क्या हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा, हाँ नहीं है ये आपके पास स्पीड ना होने के बराबर है। इवन अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करो, कभी सुनिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बेटा, पता है किसी को? जी बेटा
आसिफ जावेद, हाजरा, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? हाँ जी बेटा, आप में से कोई बताओ। तकरीबन 332 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ साउंड। हमारी जो साउंड है ना, हमारे मुंह से जो निकलती है, तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? वो तकरीबन 332 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में चेंज करोगे ना, तो तकरीबन 0.332 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको जरा कंपेयर करो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, है कोई कंपैरिजन? वो कितनी ज्यादा, अगर इसको किलोमीटर में लिखोगे तो ये 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। कंपैरिजन ही कोई नहीं है। लेकिन जो बहुत छोटे पार्टिकल है ना बेटा, स्मॉल पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी स्पीड काफी अच्छी खासी हाई होती है। वो स्पीड तकरीबन 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्पीड के करीब होती है। तो ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर की जा सकती है। यहां पे चूंकि 10 की पावर कितनी आ गई 6, और इधर कितनी है 8, तो ये कंपेरेबल बन जाती है। तो ये इतनी हाई स्पीड से मूव करती है। ठीक है, तो इनकी मैथ में क्या आ जाएगा? अगर इससे भी ऊपर जाएंगे तो इनकी मैथ क्या शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जाएंगे तो मैथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो फिर तो मैथ कितनी हो जाएगी बेटा? इन्फिनिट हो जाएगी। और इन्फिनिट मैथ को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, कितनी चाहिए होगी? जी बेटा फातिमा, इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह है कि नेचर ने, कायनात ने यहां पे एक अपर लिमिट लगा दी स्पीड पे। किन की स्पीड पे? मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, कि वो स्पीड ऑफ लाइट वाली वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बेटा ये पॉइंट आपने जो है वो अंडरस्टैंड किया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पे डिस्कशन होगी, वो हम कुछ एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपने पिछले टॉपिक पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं। बेटा फातिमा, बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा, अब जरा आप यहां पे बात करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन सामने चैलेंज के तौर पर आपको पूछना है, और आप बच्चे मुझे इसका जवाब दोगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। पढ़ लिए ना बेटा? तो फिर जरा आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। ये एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ है। और इस ग्राफ में हमने करना क्या है बेटा? इसमें आप देखो, इस फिगर में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन को देखना है, डिसेलरेशन को देखना है, और कांस्टेंट स्पीड को देखना है। किन रीजन के अंदर? ग्राफ के डिफरेंट रीजन हैं। एक ओ ए रीजन है, एक हमारे पास ए बी है, एक बी सी, और एक सी डी, और एक डी। ये 4 से 5 रीजन जो हैं, इन रीजन के अंदर आपने एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड की डिस्कशन करनी है। जहां पे स्पीड कांस्टेंट है वहां पे बता दो कहां पे स्पीड कांस्टेंट है, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को बता दो, और जहां पे डिसेलरेशन है वहां पे आप डिसेलरेशन को बताना है। अच्छा, आप बता सकते हो बेटा, ये जो डिसेलरेशन है इसका कोई और भी नाम है? जी बेटा फातिमा? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या एक और भी नाम है रिटार्डेशन। इसे एक और नाम भी याद रख लो, कौन सा है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, डिसेलरेशन हो गया, या फिर क्या है बेटा? रिटार्डेशन। ये सारे एक ही चीज के नाम रखे हुए हैं। तो बेटा अब आप जरा बताओ, यहां पे सबसे पहले ये जो ओए ग्राफ है एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, ग्राफ की हाइट इंक्रीज हो रही है, इसलिए स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेट करेगा। तो आपने ये एक्सेलरेशन ओए के ड्यूरिंग एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस ए बी के दौरान क्या है? क्या चीज कांस्टेंट है बेटा? एक्सेलरेशन। जी मेरे बच्चे,
हाँ जी, यहाँ पे स्पीड बीट बेटा, इसमें स्पीड कांस्टेंट है। तो आप यहां पे बताओगे कि ओए जो ग्राफ है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है? एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है ए बी ग्राफ, वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है। क्यों कांस्टेंट स्पीड है बेटा, बता सकते हो? उसकी लॉजिक कोई बता सकता है बेटा? नहीं, मुझे लॉजिकल बात करनी है जी मेरे बच्चे। सर क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। इसका क्या चीज 0 है बेटा? आसान सी बात है, आप ग्राफ की हाइट चेक कर लो। जो ग्राफ की हाइट पॉइंट ए पे है वही ग्राफ की हाइट कहां पे है बेटा? वही पॉइंट बी पे है। इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह पे ग्राफ की हाइट के सेम है। और हाइट किस क्वांटिटी को बताती है? उस क्वांटिटी को बताती है जिसको आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिया होता है। तो बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग हमने किसको लिया हुआ है? स्पीड को लिया हुआ है। तो अगर हर जगह पे हाइट सेम है तो इट मींस स्पीड सेम है, फिक्स है। तो हाइट से आसानी से बता सकते हो। बड़ा ही आसान तरीका है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप ग्राफ की हाइट देखोगे तो वो हाइट आपको क्या बताएगी? स्पीड बताएगी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हाइट को देखा जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हाइट को देखा जाए तो बेटा किसको बताएगी? नहीं ना बेटा, अभी देखो, स्पीड टाइम ग्राफ में हाइट स्पीड को बता रही है। हमने वाई एक्सिस के अलोंग किसको लिया हुआ है? स्पीड को लिया हुआ है। तो जो क्वांटिटी आपने वाई एक्सिस के अलोंग ली होती है, ग्राफ की हाइट ने उसके बारे में बताना होता है। अब जरा बताओ, हां जी डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा किया होगा तो वहां पे जो ग्राफ की हाइट है वो आपको डिस्टेंस के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी बेटा? डिस्टेंस के बारे में बताएगी। इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, चलो ये तो आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो गई। इसके बाद जो बीसी पार्ट है उसमें क्या है? एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट है, इसमें भी एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया बेटा। और फिर जो सीडी ग्राफ है वो क्या कांस्टेंट? हाँ जी, स्पीड कांस्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी। ये भी मैं सिर्फ आपसे ग्राफ का एनालिसिस करा रहा हूं। अभी हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट भी करना है, चेक करना है। मैं अभी सिर्फ एनालिसिस करा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा पोर्शन क्या बता रहा है, कौन सा पोर्शन क्या बता रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है? डीई। तो डीई में ग्राफ की हाइट बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। यहां पे हाइट ज्यादा है और नीचे आते हुए हाइट क्या हो रही है बेटा? कम होती जा रही है। तो बेटा हाइट कम होने का मतलब क्या है? नहीं, पहले स्पीड के वाले से बताओ, स्पीड क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है। तो इसका मतलब स्पीड यहां पे कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब डिसलरेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिसलरेट। चलो अब एक और पॉइंट आपसे पूछे कि ये जो जहां जहां एक्सेलरेशन है वो 3 पार्ट हो गए, एक ए बी, एक बीसी और एक हमारे पास डीई पार्ट हो गया। इन 3 पार्ट्स के अंदर एक्सेलरेशन है। 2 में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और एक में नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ किस केस में एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू देख रही, माइनस साइन को नहीं देखना। न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन कौन सा ज्यादा होगा? डी। क्यों? उसमें स्पीड में चेंज ज्यादा आई है। एक तो ये आसान सी बात कर सकते हो। वैसे एक और तरीका भी आपको बताता हूं। स्लोप का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा। स्लोप जो है वो आपको क्या देता है? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, अगर आपको याद हो, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ना मेरा बेटा, ऐसे तो नहीं है। हाँ जी, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। आपने ये पूरा चैप्टर बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा?
वो आपको एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है बेटा? वो एक्सेलरेशन देगा, याद रखो। ठीक है जी मेरे बच्चे। फातिमा बताओ, ये आपको पॉइंट का पता है? स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है। जी बेटा। अच्छा बेटा, अभी जरा देखें, अभी जो है वो बाकी बातें मैं एक पॉइंट सिर्फ बता दूं बेटा, लास्ट पॉइंट जो है उसको कवर कर लें, फिर इसको डिटेल में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बेटा इसमें जो है वो स्लोप, ये मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप निकालने का जो तरीका होता है ना, स्लोप, एक तो आपने वो हाइट और बेस को आप डिवाइड करते हो, हाइट को बेस के साथ डिवाइड करते हो। तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर है, हाइट का मतलब, और बेस आपके पास एज इट इज लिख दो। तो कोई आपने कभी पढ़ा है ये परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा। तो ये टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और थीटा यहां पे क्या होगा? ग्राफ का एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ग्राफ का एंगल विद हॉरिजॉन्टल। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ग्राफ का जो एंगल है वो आपको यहां पे थीटा पता चलेगा। तो अगर आप इसका थीटा का tan ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप मिलने का मतलब क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप tan थीटा से भी स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, और ये tan थीटा थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा जितना ज्यादा होगा तो tan थीटा भी ज्यादा होगा, और tan थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। अब जरा बताओ मुझे, यहां पे ये एंगल कुछ बन रहा है, फिर यहां भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, इसका भी एंगल बन रहा है, और इधर अगर एंगल देखो, इधर भी एंगल बन रहा है। बताओ इन तीनों में से एंगल कौन सा ज्यादा है? डीई का एंगल ज्यादा है। और अगर एंगल ज्यादा तो स्लोप भी, स्लोप ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इस तरह से एंगल की बेस पे भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को बता सकते हो। तो बेटा बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो आपने 4.9 जो नॉलेज था वो कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच बेटा।